मेरे साथ हैं बहन अनीता कुंडू। 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी हैं। 7 महाद्वीपों की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं उनको लांघ चुकी हैं। बहन जी से बात करेंगे क्योंकि बहन जी हरियाणा की एक ऐसी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जहां भी जाती हैं स्कूल में, कॉलेज में, बच्चों में एक नई ऊर्जा का संचार कर देती हैं। ऐसी प्रेरणा भरती हैं कि कुछ करने का जुनून उनके अंदर आ जाता है। तो बहन जी से बात करेंगे किस तरह से ये सब कुछ सीखा, किस तरह से इनके पर्सनैलिटी को डेवलप किया। हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है। बात करते हैं, वीडियो को आखिर तक सुने, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपल। अब बहन जी से मुलाकात करते हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार करमपल भाई जी। ये बताओ, आपकी इतनी पर्सनैलिटी, हम तो आपकी पहली बार मुखातिब होने का मौका मिला, फेसबुक पे, यूट्यूब पे देखते हैं आपको। इतनी जो मोटिवेशनल है ना आपका, वो बड़ा गजब का रहता है। गांव की बेटी कैसे यहाँ तक ये मुकाम हासिल किया है? देखिए, सबसे पहले तो आज 23 मार्च है, शहीदी दिवस है। और एक ऐसे क्रांतिकारी की आज शहीदी दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। तो मैं हमेशा उनसे प्रेरित रहती हूँ, उनसे प्रेरणा लेती रहती हूँ। और मेरी गाड़ी में जब भी आप देखेंगे या मेरे घर में, तो उन्हीं की रागनी बजती हैं। तो आप कैसा सुनते हैं, कैसा खाते हैं, क्या आप पढ़ते हैं, तो ये बहुत मायने रखता है। तो मैं हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखती हूँ। और मेरे घर में भी एक ऐसा वातावरण हमेशा रहा है जहाँ पर हमेशा देशभक्ति की बात रही है। थोड़ा अपने घर के बारे में बताओ। पिताजी क्या करते हैं, आप कौन से गांव से हैं, और किस तरह से वो बचपन से किस तरह के संस्कार मिले? देखिए करमपाल भाई, मेरे पिताजी जब मैं 12 साल की थी तो तब मेरे पिता इस दुनिया से छोड़ के चले गए। किसान थे? किसान थे, नॉर्मल किसान, 2 एकड़ के मालिक थे। और काफ़ी मेरा जीवन काफ़ी चुनौतियों भरा रहा। सबसे बड़ी मैं परिवार में, छोटे बहन भाई, 3 बहन, हम 1 भाई। और मेरी माँ बिल्कुल चारपाई पे थी जब मेरे पिता इस दुनिया से गए। और इसी स्थिति में थी कि पता नहीं कल रहेगी या ना रहेगी। और एकदम से पिता का जाना, जिसमें हमें सोचा भी नहीं था कि वैसा हो जाएगा। तो बहुत सारी चुनौतियां थी। और मेरा गांव बिल्कुल ही मतलब लिंक रोड पे पड़ता है, जहां गांव फरीदपुर, जहां पर आज से 20 साल पहले का मैं जिक्र करूं तो कोई बच्चा अगर सोचे बाहर जाने की, और फिर एक लड़की ही सोचे, तो बहुत सारी चुनौतियां थी। और मेरे लिए मेरा गांव में, क्योंकि मैं पहले से मेरे नाना के रहती थी, तो उसके बाद मेरे पिता के बाद गुजरने के बाद मेरा वहाँ आना हुआ। तो मेरे लिए बहुत सारी चुनौतियां थी, क्योंकि मैं उस इलाके से भी वाकिफ नहीं थी। तो बहुत सारी ऐसी हालात थे, आर्थिक स्थिति बिल्कुल जीरो थी। तो ये समझिए कि समस्याओं का पहाड़ था। तो बहुत चुनौतियों के बावजूद भी, इतनी हालात खस्ता होने के बावजूद भी, लेकिन मेरे अंदर एक जज्बा था मेरे घर में। और वो कहाँ से आया? जब भी घर के अंदर एक रेडिया था तो रागनी बजती थी, आकाशवाणी पे आती थी, वो रागनी अच्छी अच्छी आती थी। यानी जहाँ तक मैं गहराई से देखती हूँ, तो घर में एक छोटा सा टैप था, उसमें कैसेट डलती थी, तो वहाँ से रागनियाँ बजती। तो घर में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, उधम सिंह, तो ये कहानियाँ ज़्यादा सुनने को मिलती थी। भीमराव अंबेडकर, दादा परदादा बताते थे कि भाई इस बारे में, मतलब तो वो चीज़ें ज़्यादा सुनने में आती थी। क्योंकि मेरे दादाजी फौजी रहे हैं, तो ज़्यादातर स्ट्रगल की कहानियाँ सुनने में हमेशा मिली। सावित्री बाई फुल्ले के बारे में, कि एक अध्यापिका हुई जिन्होंने जीवन में स्ट्रगल किया। तो ऐसी ऐसी, यानी कि अपने बच्चों के अंदर तो उस चीज़ का मेरे अंदर असर रहा कि वह शुरू से ही वह देश के प्रति, हमारा एक घर के प्रति हमारा दायित्व नहीं बनता, घर क्या बनता है, घर के साथ साथ हमारा समाज और देश के लिए भी बनता है। छोटी उम्र में बड़ी जिम्मेदारी आपके सिर पर आ गई थी, सबसे बड़ी थी। तो कौन सी क्लास में पढ़ते थे? फिर आगे की पढ़ाई कैसी चली? कैसे घर से बाहर निकलना हुआ? फिर कैसे वो पर्वतों के लांघने की वो दिमाग में कैसे अब आई? आप सोचिए कि 12 साल का बच्चा 6 क्लास के आसपास वो भी होता लड़की है, होते हुए, और वो लड़की, मतलब और सारी चुनौतियां मेरे सामने थी। क्योंकि घर खेत का काम संभालना था, पशुपालन भी संभालना था, बीमार माँ भी संभालनी थी, छोटे बहन भाई भी आगे बढ़ाने थे। और फैमिली में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था आसपास जहाँ मैं देख पाऊँ कि जो मुझे प्रेरित कर दे और मुझे बता दे कि बेटा आगे बढ़ो। कि भाई, क्योंकि मेरे समाज के अंदर खासकर 20 साल पहले मैं बैक जाऊँ तो लड़की अगर पिता ना हो तो सबसे पहले एक ही आवाज़ उठती है। मैं शुरू से थोड़ी सी हट्टी कट्टी थी, लंबी थी। और मेरी फैमिली में ये था कि स्पोर्ट्स में डालने का, मेरे पिता सोचते थे कि वे बेटियां खेलें। मेरे पिता की थोड़ी सी सोच हटके थी लड़कियों को लेके। ये नहीं था कि लड़का लड़की में कोई डिफरेंट नहीं था। वो कभी ये नाराज़ नहीं हुई कि 3 बेटियां हो गई है, मतलब। तो हमारे को हमेशा, जब तक वो हमारे पास रहे, उन्होंने एक अच्छी सोच दी कि मैं मेरी बेटियों को आगे ले। और मेरे को तो सोच के एक ही बात कहते थे कि मैं अनीता बिटिया की शादी भी नहीं करूँगा, और मैं चाहूँगा कि ये कुछ बड़ा करके जाए और पूरे देश के लिए करके जाए। तो उनके एक ऐसे विचार थे। तो इन विचारों का असर जीवन में मेरे ऊपर हुआ। और
और मैंने अपने सपने को 2 मील नहीं होने दिया। परिस्थितियां विपरीत हो गई, परिवार का बोझ मेरे ऊपर आ गया, जिम्मेवारियां आ गई, लेकिन मैंने अपने सपने को एज इट इज रखा। अपने बहन भाइयों को पढ़ाया, जिम्मेवारी संभाली, खेत भी संभाले, खेत भी कमाया, पशुपालन भी किया, स्कूल भी गई, छोटे बहन भाइयों को भी स्कूल लेके गई, खुद भी स्कूल गई और अपनी बीमार माँ को भी संभाला। आसपास में चाचे ताऊ जो हमारी मतलब फैमिली में मेंबर थे उनको भी सपोर्ट किया। कहाँ तक पढ़ाई हुई है आपकी? मैं MA पॉलिटिकल साइंस से हूँ। ठीक है। तो जब घर से और गांव से शहर में निकले, कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटी में गए, उस समय वो माहौल का थोड़ा बताओ। देखिए, जब गांव से निकली तो बहुत सारी आवाज़ें निकली कि बिना बाप की बेटी बाहर निकलती है तो आसपास की चाची ताई, समाज की महिलाएं और भी पुरुष बेटी को इतना बाहर भेजना ठीक नहीं है, बाप नहीं है, बहुत ताने। अब तो इस चैनल के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से आप समझ सकते हैं कि एक बेटी जब बाहर निकलती है तो कितने ताने उसको सहने पड़ते हैं। लेकिन मेरे पिता एक बात कहते थे कि जीवन में कुछ करना है तो आप बहरे बन जाइए, अच्छी बातें सुनिए और नेगेटिव बातों को आप मत सुनिए। बहुत सुंदर बात है। और उसको लेकर के मैं आगे बढ़ी। उनके दिए हुए विचार, उनके दिए हुए सपने वो दुनिया से पहले चले गए हमारे को बचपन में छोड़ के, लेकिन वो हमारे को एक सपना दे के गए और उस सपने पे मैंने काम किया कि मैंने देश के लिए कुछ अलग करके जाना है। तो मैं अपने मेहनत के साथ, अपनी स्कूली पढ़ाई के साथ साथ मैंने जॉब का भी प्रयास किया। मैं जॉब में भी लगी, जॉब के साथ साथ मैंने अपने मिशन को, एडवेंचर को मैंने मिशन बनाया। एडवेंचर का दिमाग में कब आई, कितनी उम्र में आई, कैसे आई, कौन मोटिवेशन आपका बना उसके लिए? देखिए, जब मैं पहली बार पुलिस में आई, जब मैं पहली बार स्कूल में पढ़ने गई तो लोगों ने कहा कि बाप नहीं है तो लड़कियां पढ़ना ठीक नहीं है। उसका भी मैंने बड़ा डट के सामना किया। उसके बाद मैं पुलिस में आई तो लोगों ने कहा कि पुलिस में लड़कियां ठीक नहीं है। आज से 20 साल पहले लड़कियां इतनी नहीं लगती थी। तो तब भी मैंने कहा कि पुलिस फील्ड थोड़े बुरा होता है, मतलब लोग बुरे होते हैं वहाँ पे, तो अच्छे लोग भी होंगे। तो मैंने उस फील्ड में भी काम किया और मुझे बहुत, मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से हमेशा मुझे बहुत सहयोग भी मिला और बहुत प्रोत्साहन भी मिला। उसके बाद फिर मैंने एडवेंचर को, डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद मैंने एडवेंचर को अपने जीवन में देखा कि स्कूल कॉलेज टाइम से एडवेंचर को देखा था। तो मैंने देखा कि मैं एडवेंचर की शुरुआत करना चाहती हूँ। तो मैंने जैसे ही एडवेंचर की शुरुआत की कि मैं इस मिशन को, क्योंकि जब मैंने अपने साथियों के आसपास में जब देखा तो बताया कि ये लड़कियां नहीं कर सकती ये काम, तो मैंने कहा कि ऐसा कौन सा काम है जो औरत नहीं कर सकती। एक मैं कहूँगा कि बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं कि पर्वतारोहण के दम पर आप पुलिस में लगे हैं, लेकिन आप पहले पुलिस में लगे, बाद में पर्वतारोहण। जी, मैं पहले पुलिस में लगी, उसके बाद मैंने पर्वतारोहण शुरू किया। मैंने नौकरी के लिए पर्वतारोहण नहीं किया, वो तो मेरी उपलब्धियों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने मेरी उपलब्धि, मैं उसको प्रमोशन लगा लीजिए या अपने डिपार्टमेंट में कोई भी व्यक्ति अच्छा काम करता तो वो प्रोत्साहन के रूप में, हमारे घर में भी कोई बच्चा अच्छा काम करता तो प्रोत्साहन के रूप में उसमें वो कर दे देते हैं। तो मैं जॉब पहले से हूँ, मैं पर्वतारोहण के उस पे जो मैंने पहले से मैं जॉब में हूँ। तो मैंने अपने एडवेंचर को जारी रखा और वहाँ पर मैंने अपने देश को, प्रदेश को, अपने विभाग को बहुत सारी उपलब्धियाँ दी। और मेरा उपलब्धियों का मकसद यही था कि हमारे देश का युवा चाहे किसी भी फील्ड में काम करे, चाहे वो घर में काम करे या बाहर करे या खेत में करे या सर्विस में करे, कहीं भी करे, उनके दिमाग में, दिल में एक चीज़ होनी चाहिए कि मैंने देश के लिए कुछ अलग करके जाना है, मैंने देश के लिए करके जाना है। और बड़े ईमानदारी से, निष्ठावान होकर हर जहाँ भी काम कर रहे हैं आप, तो वहाँ पर लगन से काम कीजिए। अगर हम अपने देश से प्रेम करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा देश प्रगति करे, हमारा देश आगे बढ़े, हमारा देश ग्रोथ करे, तो जहाँ भी आप खड़े हैं वहाँ डेडिकेशन के साथ। पहली बार जब पर्वत पर गए, कौन सी चोटी पर चढ़े थे, कैसा हालात, तो थोड़ा वो बताए उसमें। मैंने 2008 में पर्वतारोहण शुरू किया। बहुत सारे इससे रिलेटेड जितने भी कोर्स हैं, बेसिक एडवांस सभी कोर्स किए। और मैं हरियाणा पुलिस में थी तो मैंने अपने डीजी को लेटर लिखा कि मैं पर्वतारोहण करना चाहती हूँ और मुझे छुट्टी भी ना लेनी पड़े, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि भाई मेरे को ITBP के साथ टाई अप किया जाए। मैं 4 साल तक ITBP के साथ टाई अप रही। 4 साल तक मैंने ITBP में बहुत सारे कोर्स किए, बहुत सारे माउंटेन चढ़े, जिनके नाम भी मेरे को मैंने नोट भी नहीं कर रखे, कोई सर्टिफिकेट भी मैंने नहीं ले रखा, क्योंकि 4 साल तक कंटिन्यू मैं पर्वतारोहण करते हुए ITBP के साथ रही। उसके बाद फिर मैंने 2013 में पहली बार माउंट एवरेस्ट को नेपाल साइड से क्लाइंब किया, 18 मई 2013 को। उसके बाद फिर 2014 में प्रयास किया, स्पॉन्सर नहीं मिल पाया, क्योंकि मेरा जो गेम है, एडवेंचर जो गेम है, कुश्ती, कबड्डी, रेसलिंग, उनसे डिफरेंट है। बाकी गेमों में पैसा मिलता है, लेकिन मेरे गेम में पैसा लगाना पड़ता है। एक मिशन को करने के लिए कम से कम 40 लाख रुपए, कम से कम 40 बार चोटी पर चढ़ने के लिए 40 लाख रुपए लगाने पड़ते हैं। तो मेरा गेम बहुत डिफिकल्ट है। सबसे पहले तो उसके लिए तैयारी करना, उसके बाद फिर उसके साथ आर्थिक रूप से मजबूत होना, फिर उसके बाद इतने तूफानों से, इतने बर्फीले
मौसम में आपको 2-3 महीने जो इतनी ठंड हड्डियां गला देती है, वहाँ आपको सर्वाइव करना, बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो फिर उसके बाद मैंने 14 में प्रयास किया, स्पॉन्सर नहीं मिला। 15 में जैसे तैसे मैंने स्पॉन्सर जुटाया, तो 15 में फिर भूकंप आ गया। तो मैं 22,500 फीट पे क्लाइंब कर रही थी, मेरे बहुत सारे साथी उसकी बेट चढ़े, लेकिन मैं सुरक्षित लौटी। फिर 16 में प्रयास किया, नहीं हो पाया। फिर 17 में फिर स्पॉन्सर मिला। फिर मैंने 17 में चाइना साइड से एवरेस्ट की, और मैं चाइना व नेपाल दोनों साइड से एवरेस्ट करने वाली इंडिया की पहली बेटी बनी। अच्छा। फिर उसके बाद जब मैंने इस गेम की शुरुआत की, एडवेंचर की, तो जो जिन लोगों के हम गुलाम रहे हैं अंग्रेजों के, तो इस गेम को ज़्यादातर फॉरेनर लोग, अंग्रेज लोग खेलते हैं जी। तो जब मैंने शुरुआत की, उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया था कि भाई हिंदुस्तान के लोग सिर्फ एवरेस्ट तो चढ़ सकते हैं, आ सकते हैं, कैंप 1 तक 2 तक जा सकते हैं, एक आधा कोई सिरपन स्पोर्ट कर दिया तो सबमिट भी जा सकते हैं, लेकिन बाकी खेल के खिलाड़ी नहीं बन सकते। तो मैंने इन शब्दों को अंदर रख लिया था। तो 2019 में जब मैंने एवरेस्ट की, बहुत सारे लोग पूछ लेते हैं कि भाई 3 बार एवरेस्ट क्यों किया, 4 इतने मिशन क्यों किए, तो तब मैंने तीसरी बार एवरेस्ट सबमिट किया। तो मैंने पूरे वर्ल्ड के जो अंग्रेज लोग थे उनको लीड करते हुए एज ए लीडर के रूप में उस मिशन को पूरा किया। और जब उनको सर्टिफिकेट मिले तो सर्टिफिकेट में एज ए लीडर के रूप में अनीता इंडिया लिखा गया। तो मेरे लिए गर्व की वो बात थी कि जितने भी अंग्रेजों को वो सर्टिफिकेट मिले तो वहाँ पर लीडर मैं रही, और उसमें मेरे इंडिया का नाम लिखा गया। मेरा नाम की बात वो नहीं है, मेरे इंडिया का नाम लिखा गया। तो मुझे वो बहुत बड़ी खुशी की बात, बहुत गौरवपूर्ण हुई। और उसके बाद फिर सातों महाद्वीप, एक किसान परिवार की बेटी, पिता का चले जाना दुनिया से, बीमार माँ, हालात खस्ता, और शादी का प्रेशर, समाज का प्रेशर, पता नहीं कितनी समस्याएं, जैसे हम वहां से निकल के, और मैंने फिर सपना बनाया सातों महाद्वीपों का कि मैं सातों महाद्वीप क्लाइम करूंगी और उन पे अपने देश का तिरंगा लगाऊंगी। इतना महंगा गेम, अंटार्कटिका, अलास्का, देनाली, अमेरिका, अकांकागुआ, दक्षिण अमेरिका, इंडोनेशिया, सब। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगी युवाओं को, अगर जुनून है, इच्छा शक्ति है, दृढ़ संकल्प है, तो मेरा ये मानना, कोई भी ऐसा सपना नहीं है जिसको आप अचीव नहीं कर सकते जी। जो मैंने गांव के गलियों से लेकर के, खेत की बरोटी से लेकर के एवरेस्ट की चोटी तक का सफ़र तय किया, गांव के सरपंच के सम्मान से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय किया, जो 2019 में भारत सरकार द्वारा मुझे राष्ट्रपति एडवेंचर अवार्ड दिया गया, जो तेंजिंग नोर्गे, जो एडवेंचर का सबसे बड़ा अवार्ड है, जो हिंदुस्तान में सिर्फ 3 ही लोगों को मिलता है, और मेरी कैटेगरी में हिंदुस्तान में एक ही व्यक्ति को साल में दिया जाता है, जो बराबर अर्जुन अवार्ड के बराबर है। अर्जुन अवार्ड 40 दिए जाते हैं, लेकिन तेंजिंग नोर्गे मेरी कैटेगरी में एक ही दिया जाता है। वो 2019 में भारत सरकार ने माननीय राष्ट्रपति के हाथों द्वारा मुझे सम्मानित किया, और मुझे वो मिलने का सौभाग्य मिला। उससे पहले कल्पना चावला अवार्ड, जो हरियाणा सरकार ने, नारी शक्ति पुरस्कार, और बहुत सारी संस्थाओं ने, पता नहीं कितने लोगों ने मुझे सम्मान दिए, बहुत जगह मुझे। और आज बिल्कुल आप उन समाज के हकदार भी हैं। उसके साथ साथ आज मैं समाज के हर कोने में, मुझे एज ए समाज की बेटी होने के नाते, एक स्ट्रगल होने के नाते, मेरे संघर्ष को देखते हुए आज पूरे समाज मुझे एक बेटी के रूप में मानता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है। आज मैं ये कह सकती हूँ कि मैं पूरे देश की बेटी हूँ, एक घर की बेटी नहीं हूँ। मैं जहाँ भी जाके अगर मैं गेट खुलवाऊँ तो हर माँ मुझे ये कहेगी कि आजा अनीता बेटा, आज ये सम्मान मुझे मिला। कोई जैसे हम कई बार आपकी वीडियो देखते थे, छोटी तिरंगा फहराते थे, और खबरें हम अखबारों में जैसे लिखते पढ़ते थे कि आज वहाँ हादसा हो गया, बर्फबारी आ गई, इतने गड़ गए, इतने मर गए। तो कोई एक वाकया बताओ जब आपको ऐसा लगा हो कि आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा है, कहीं बिल्कुल मैं भी उस आखिरी इसमें के नज़दीक ना पहुँचूं, कैसे बच गया, कोई एक वाकया? वैसे तो सैकड़ों ऐसे एक्सीडेंट हैं जो मेरे पर्वतारोहण के दौरान, लेकिन 2022 में 2015 में, और जब मैं क्लाइंब कर रही थी 22,500 फीट पे, भूकंप आया। आपने पड़ी होगी, बहुत बड़ी त्रासदी हुई नेपाल में, बहुत सारे लोग मारे गए, काठमांडू में भी गांव भी ध्वस्त हो गए, और एवरेस्ट बेस कैंप में मुख्य केंद्र था, तो बहुत सारे लोग एवरेस्ट बेस कैंप में भी मरे हैं। जब मैं 22,500 फीट पे, और मैं आपको बता दूं कि आज जिस व्यक्ति का की शहीदी दिवस मना रहे हैं, मैं उन्हीं की रागनी लगा करके, राज किशन की आवाज़ में रागनियाँ लगा करके, मेरी हॉबी है, मैं सुनती हूँ, मतलब मुझे अच्छा लगता है रागनी सुनना। और उस दिन हमारा रेस्ट डे था, बाकी साथी रेस्ट कर रहे थे, हमारा कैंप बिल्कुल उसके नीचे लगा हुआ था, और मैं रागनी लगा के, और मैं रेस्ट नहीं करती कभी माउंटेन में, तो मैं अपने बैग उठा के और मैं आगे क्लाइंबिंग के लिए निकलूँ, तो बहुत भयंकर तूफान आता है, और ऐसी आवाज़ आती है कि आवाज़ सुन ले तो आवाज़ आदमी मर जाए। मैं देखती हूँ कि भाई ये क्या हुआ, एकदम से सब पहाड़ हिल गए, टूट गए, आवाज़ें आ रही हैं,
और चीख आ रही है, क्योंकि जब लोग मरते हैं तो आवाज़ें भी आती हैं। तो ऐसी त्रासदी में मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैंने अपनी आंखें मीची और मैंने एक ही बात कहा कि है एवरेस्ट माँ, अगर मैं आपकी सच्ची सिपाही हूँ तो मुझे एक जीवन दान, यही शब्द निकले। और कुछ पल के बाद मैंने आंखें खोली तो बिल्कुल मतलब भयंकर स्थिति थी, मेरे चारों तरफ खाई खाई थी। मैं कैसे कैंप में जाऊँ, मैं कैसे वहाँ तक पहुँचूँ, कैसे मैं अपने कदम रखूँ। लेकिन परमात्मा बचाने वाला होता है, उस त्रासदी में मैं जीवित रही। और जब मैं नीचे आई तो देखा कि सब, किसी की टांगों पे चोटें आई हुई है, किसी की बाजू कटी हुई है, किसी की कुछ नहीं है, कोई डेड हो चुका है। बहुत भयंकर त्रासदी थी, लेकिन उसके बावजूद मैं धन्यवाद करती हूँ परमात्मा का कि मैं जीवित रही। चाइना सरकार ने उस मिशन को, सभी से पूछा कि हम इसको कैंसिल कर दें, लेकिन जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा कि मैं अब भी क्लाइंब करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप क्यों क्लाइंब करना चाहते हैं? तो मैंने कहा कि ये मेरा गेम का पार्ट है, तूफान आना, आंधी आना, भूकंप आना, मैं अपने लक्ष्य से नहीं पीछे हट सकती। अगर मुझे इजाज़त देना चाहते हो तो आप मुझे क्लाइंबिंग की इजाज़त दीजिए। तो उन्होंने, सभी अफसरों ने मुझे सैल्यूट किया। एक बार तो ये बोले कि भाई मेडिकल कराया जाए, लगता कि दिमाग से टक गया या दिमाग में, क्योंकि इतना भयंकर स्थिति हुई तो शायद मेंटल स्थिति ठीक नहीं है। तो मेरा मेडिकल चेकअप हुआ, मैं बिल्कुल ओके मिली। तो तब उन ऑफिसरों ने पूछा कि बेटा आप ऐसा क्यों करना चाहते हो? तो मैंने कहा कि मैं मेरे देश के यूथ को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जीवन में जो लक्ष्य बनाए उसमें बाधाएं आएंगी, विपरीत हालात आएंगी, आप लड़खड़ाएंगे, टूटेंगे, गिरेंगे, बहुत सारी ऐसी चुनौतियाँ होंगी, लेकिन आप अपने लक्ष्य पे निगाह रखिए। अगर आपकी अपने लक्ष्य पे निगाह है तो आप जरूर उस मंजिल को पालेंगे। मैं ये संदेश अपने देश के युवाओं को देना चाहती हूँ। इतना मोटिवेशन ये कहाँ से मिला? किस तरह का अध्ययन आपका रहता है? क्या मतलब अनीता कुंडू के अंदर ऐसा क्या है जहाँ जाते हैं जोश भर देती है, वो थोड़ा बताओ। देखिए, मैं सारा दिन, चाहे मैं वीडियो के माध्यम से सुन रही हूँ या मैं काम कर रही हूँ, तो मैं कोई भी क्लिप सुन रही तो मैं ऐसे ही सुन रही हूँ कि जो मेरे को ऊर्जा से भरी रखती है। मेरा घर में संगीत भी रहता तो मेरे आसपास मैं उसी चीज़ को, मैं खाना बना रही हूँ तब भी मैं संगीत के साथ बनाती हूँ कि मैं, ताकि हम अपने विचारों को उन खाने के माध्यम से हम जिसको खिला रहे हैं उनके पास भी भेजें। जहाँ भी मैं, कोशिश ये में रहती है कि मैं प्रकृति के नज़दीक रहती हूँ। मुझे घर रहती हूँ तो मैं गायों के साथ मुझे अच्छा लगता है। मतलब मैं, मेरा अपना इन्वायरमेंट, और मैं पॉजिटिव व्यक्तियों के पास बैठना पसंद करती हूँ। मैं अपना टाइम वहाँ जाया करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती जहाँ पर ये लगे कि मुझे यहाँ से बहुत सारी नेगेटिविटी, और जहाँ मुझे लगता है कि लोग हालातों पे मत बैठे। हालात खस्ता हो सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है अगर हम ठान ले कि हम इनको बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। या तो आप रोना रो लो या फिर आप खड़े होकर कुछ कर लो। आजकल हम देखते हैं किसी आदमी को थोड़ी सी भी अचीवमेंट मिल जाती है, छोटा हाँ एक चपड़ासी का कलर का पद मिल जाता है, वही अपने आप में बहुत उत्साह, अपने आप को समझने लग जाता है, गांव से शहर में शिफ्ट हो जाता है। आज भी आप गांव से जुड़ी हुई हैं, खेतों की आपकी वीडियो ज्वार काटते हुए देखता है, गायों को हम देखते हैं, अब उनके साथ आप काम कर रही हैं। ज़मीन से कैसे जुड़े रही, वो प्रेरणा कैसे मिली? राष्ट्रपति भवन तक का सफ़र है, महाद्वीप है, तब भी गाँव से जुड़ी हुई हैं। देखिए, मैं जिन भी महान हस्तियों से मेरे जीवन में मिली, बहुत सारे ऐसे हैं, अगर मैं नाम लूँगी तो मतलब सुबह से शाम तक लिस्ट पूरी नहीं होगी। उन व्यक्तियों के अंदर मैंने बहुत साधारण जीवन देखा, और महान व्यक्ति वही होता है जो आज भी डाउन टू अर्थ है। तो ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों के साथ मेरा बैठना हुआ, मैं उनके संपर्क में हूँ, तो वहाँ पर मुझे सीखने को मिलता कि उनके पास पता नहीं क्या क्या है, और वो आज भी एज एक नॉर्मल इंसान की तरह इतना अच्छे से जीवन जी रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपके पास कोई पद आ गया, उससे अगर आप बौखला रहे हो या उसको ही आप सेलिब्रिटी, मुझे ये नहीं पता सेलिब्रिटी होता क्या है, मेरे को आज तक यही समझ में नहीं आया। बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। मतलब सेलिब्रिटी, आज तक मेरे को इस शब्द का ही मतलब नहीं कि सेलिब्रिटी होता क्या है। मैं तो एक चीज़ मानती हूँ, कर्म बहुत बड़ी चीज़ होती है, और कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता। कर्म कोई भी हो, चाहे ये एक कप उठाना है या कोई रसोई का काम है या घर की साफ सफाई है या ऑफिस में बैठ के कोई काम करना है, कोई भी है, या पौधों में खोदी करनी है या खेत में काम करना है। अब ये बताइए कि मेरी माँ उठ के, मैं घर पे हूँ और मेरी माँ रोटी लेके आए खेत में, मेरी माँ घर पे जो काम करी। अभी दो लाइन में बीच में टोकूं। अभी मैं 2 दिन पहले ही अमेरिका से बालेंद्र कुंडू जी आए हुए थे, उनका मैंने इंटरव्यू किया, तो मैंने पूछा कि वो देश हमसे इतना आगे क्यों है, तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि वहाँ डिग्निटी ऑफ लेबर है, वहाँ काम का सम्मान है, वहाँ मतलब जो कूड़ा उठाता है उसका भी सम्मान है, हमारे यहाँ सम्मान नहीं है। नहीं, देखिए, अगर हम अब कहते हैं सेलिब्रिटी, अब सेलिब्रिटी ने ये सोच लिया कि भाई
मेरे को नहीं पता सेलिब्रिटी क्या है, लेकिन सेलिब्रिटी हमारे लोग उसको मानते हैं, भाई मैं ये काम मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, ये कब मैं नहीं उठाऊंगा, उसको हम सेलिब्रिटी बना। मैं सेलिब्रिटी इसको मानती हूँ, मैं उल्टी हूँ, मैं उसको सेलिब्रिटी मानती हूँ जो सारे काम खुद करता खड़े होके। मैं उसको सेलिब्रिटी, मैं उससे सीखती हूँ कि भाई जो व्यक्ति इतने बड़े पद पे है और उसने मेज पे से कप उठाया है, उसने ये चीज भी व्यवस्थित की है, उसने पूरे रूम को भी व्यवस्थित है। मैं ऐसी ऐसी हस्तियों से, ऐसे ऐसे बड़े बड़े व्यक्तियों से मिली हूँ। मैं 90 साल 95 साल के ऐसे व्यक्तियों से मिली हूँ जो अपना रूम उठ के सुबह खुद मेंटेन करते हैं, अपनी एक एक चीज को व्यवस्थित तरीके से रखते हैं, अपने काम के ऊपर, हर काम के ऊपर फोकस रखते हैं। वो खेतों में भी जाते हैं, वो अपने ऑफिस को भी संभालते हैं, वो अपने बच्चों को भी। बहुत सारी ऐसी हस्तियों से मिले हूँ। तो मेरा मानना यह है कि काम होता है, उसका कोई छोटा बड़ा नहीं होता। कर्म से बड़ी कोई पूजा नहीं होती और कर्म से बड़ी कोई पहचान नहीं होती। 7 महाद्वीपों पर चढ़ चुकी हैं, 3 बार माउंट एवरेस्ट, हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर। अगला टारगेट क्या है जिंदगी में, क्या करना है आगे? देखिए, जिंदगी के टारगेट बदलते भी रहते हैं और परमात्मा, कुछ तो परमात्मा ने लिखा होता है, कुछ समय की भी डिमांड होती है। तो जो भी एक क्षेत्र मिलेगा, जहाँ भी मैं होंगी, मतलब वहाँ मैं कर्म को सर्वोपरि रखूंगी और जो भी मुझे अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा, वहाँ मैं मेरे देश के लोगों की, मेरे समाज के लोगों की मैं इसी तरीके से सेवा करती रहूँगी। और जितना मेरे अंदर हौसला है, जुनून है, वो मैं उनसे शेयर करती रहूँगी, बांटती रहूँगी। और सभी से मुझे मिलना अच्छा लगता है, उनके साथ इसी तरीके से खिलखिलाते हुए मैं जीवन में जाना पसंद करती हूँ। आज के यूथ को क्या संदेश दोगे? मैं युवाओं को एक ही बात कहूँगी कि आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमें एक ऐसे इंसान की शहीदी दिवस के रूप में, जहाँ पर भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव का जब नाम आता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनकी जीवन को पढ़िए और जो उन्होंने जीवन में जिस जुनून के साथ उन्होंने 23 साल की उम्र में अपने देश को, आज वो इतना बड़ा नाम दे गए, इतनी बड़ी, आज उनका हम नाम लेते हो, हमारे अंदर एक नई ऊर्जा पैदा हो जाती है। तो मैं मेरे युवाओं को एक ही बात कहूँगी, नशे से दूर रहें। अगर नशा ही बनाना है तो किसी लक्ष्य को बनाइए, किसी काम को बनाइए। और जो आपके माँ बाप के सपने हैं, और खासकर मैं लड़कों को कहूँगी, मैं हरियाणा की बेटी हूँ, जब एक बेटा घर में पैदा होता है तो माँ का एक सपना होता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मास्टर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, और मैं नाचूंगी, कूदूंगी, खेलूंगी। तो मैं मेरे जितने भी युवा हैं उनको एक ही बात कहूँगी कि अपने माँ बाप के सपनों पर खरे उतरिए, जो उनके सपने हैं उनके लिए काम कीजिए, मेहनत कीजिए, लगन कीजिए। अगर आप मेहनत करेंगे अच्छी दिशा में, अपनी ऊर्जा को अच्छी दिशा में लगाइए, अगर आप अच्छी दिशा में लगाएंगे तो जरूर मंजिल मिलेगी आपको। एक और यूथ से संबंधित सवाल है। आज का हम यूथ देख रहे हैं, वो आजकल हम देख रहे हैं कि नशे की तरफ ज़्यादा झुक रहा है और हुक्के का चलन यूथ में बड़ा बढ़ रहा है, हुक्का बार बड़ा बढ़ रहा है, जगह जगह युवाओं की टोलियाँ हैं। आप यूथ हैं और आप किसको सुनते हैं? लोग आपका अनुसरण करें, आप रागनियाँ सुनते हैं बड़ी, मैं देखता हूँ, और उनसे क्या सीखने को मिलता है? यूथ क्या चीज़ें अपनाए जिनसे कि वो अच्छा सीखे और आगे बढ़े? देखिए, मैं ऐसी दयानंद जी को भी पढ़ती हूँ, स्वामी विवेकानंद जी को भी पढ़ती हूँ। जितनी भी महान हस्तियाँ रही हैं, हमारे जितने भी शहीद रहे हैं, या जो हमारी जो भी, जिन्होंने भी हमारे देश के लिए विशेष, चाहे वो भीमराव अम्बेडकर हो, चाहे वो सावित्रीबाई फुले हो, चाहे रविदास जी हो, चाहे कबीर जी हो, कोई भी हो, मतलब मैं हर उनको पढ़ती हूँ, उनके स्ट्रगल को पढ़ती हूँ। उन्होंने कितनी मेहनत की, किन परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में उन्होंने संघर्ष किया, मैं हर उसको पढ़ती हूँ। मैं युवाओं को एक ही बात कहती हूँ कि हमारे इतिहास को पढ़िए, हमारे पूर्वजों को पढ़िए, हमारे दादा दादी के पास बैठिए, उनके अनुभव लीजिए कि उन्होंने कितनी कड़ी परिस्थितियों में, जब इतने भयंकर काल पड़ते थे, पानी नहीं होता था, बिजलियाँ नहीं होती थी, कोई व्यवस्था नहीं होती थी, रोड नहीं होते थे, और उसके बावजूद भी उन्होंने संघर्ष किया और उसके बाद भी जमीनें खरीदी। तो उनके पास बैठिए, आपके पास आपके बुजुर्ग, आपके आइकॉन है, तो वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हुक्का की बात करूँ, मेरा हुक्का मेरे समाज की पहचान है। वो हुक्का का मतलब आज का जो यूथ लिए बैठा है, जिसको हम पहचान कहते हैं, मतलब ठीक है, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, बैठते हैं, उसके सारे 2 मिनट बैठ लेते थे कभी हुक्का रख करके। लेकिन मैं ये कहूँगी कि हुक्का कोई अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि उसको जब आप पियोगे तो आपके फेफड़े खत्म हो जाते हैं। और अगर आपने किसी चीज़ का जुनून बनाना है तो अच्छे कामों का बनाइए। नशे की चीज़ों से तो आप जितना हो दूर रहिए। शराब है, तम्बाकू है, बाकी चीज़ें हैं, मैं उसको अच्छा नहीं मानती हूँ। मैं मानती हूँ, जो अच्छा मानती हूँ तो कर्म को मानती हूँ, उस कर्म को अपनी शान बनाइए। चलो बहन जी, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा और मुझे लग रहा है कि जो भी यूथ इसको सुनेगा वो भी अपने आप में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करेगा। भविष्य में आपसे फिर बात करते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू करमपाल भाई साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, नमस्कार।